आज कक्षा 9वीं के जैक बोर्ड एग्जाम जो टर्म 2 का एग्जाम होगा उसके मॉडल सेट यानी कि द्वितीय शाब्दिक परीक्षा सेकंड टर्म के मॉडल प्रश्न पत्र को इस वीडियो में हल करेंगे। जो मॉडल सेट 2 है यानी कि साइंस के मॉडल सेट 2 को इस वीडियो में हम हल करेंगे। साइंस के मॉडल सेट 2 को मॉडल सेट 1 हम पहले हल करके अपने चैनल में सेट 1 जो है साइंस के उसके वीडियो में जो वीडियो है वो चैनल में डाल दिया हूँ, जाके आप लोग देख लीजिएगा, नहीं देखें तो देखिए वर्ग 9 विषय विज्ञान पूर्णांक 40 समय 1.5 घंटा का रहेगा। यहाँ कुछ सामान्य निर्देश दिया है ना, जनरल परीक्षार्थियों का अथा संभव अपने शब्दों में उत्तर दें, ठीक ना। यहाँ देखिए मैं आगे कर देता हूँ, आप लोग देखते जाइए, ठीक। तो पहला क्वेश्चन है सेक्शन ए में, ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, ये 2 नंबर का प्रश्न है, 5 प्रश्न है। कहता है किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ 5 प्रश्न का उत्तर देने बोल रहा है। तो पहला क्वेश्चन है शक्ति का ऐसे मात्रक लिखे तथा उसे परिभाषित करें। तो शक्ति का ऐसे मात्रक, चलिए शक्ति के ऐसे मात्रक और उसके परिभाषा की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है शक्ति का ऐसे मात्रक लिखे तथा उसके परिभाषित करें, तो उसका जो उत्तर है शक्ति का ऐसे मात्रक वाट है, यानी कि डब्ल्यू अक्षर द्वारा उसको दिखाते हैं और कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा इस प्रश्न का। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे हम आवृत्ति को परिभाषित करें तथा इसका ऐसा मात्रक लिखिए। तो चलिए इसके उत्तर की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आवृत्ति को परिभाषित करें तथा इसका ऐसा मात्रक लिखें। इसका जो आंसर है यानी कि उत्तर वो है किसी वस्तु में 1 सेकंड में जितने कंपन होते हैं उन कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति का मात्रक Hz होता है, यानी कि हर्ट्ज होता है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे है आवगाद्रो संख्या का मान क्या होता है। तो आवगाद्रो संख्या का जो मान होता है वो 6.0 22 गुना 10 के पावर 23 होता है। कितना होता है? 10 के पावर 23। 6.0 22 गुना 10 के पावर 23 होता है। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन मोलर द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 मोलर द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं। तो चलते हैं इसके उत्तर की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 का जो उत्तर है किसी पदार्थ के एक मोल के द्रव्यमान को उसका मोलर द्रव्यमान कहते हैं। इसे बड़ा एम से प्रदर्शित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आगे हैं केनाल किरणें क्या है। तो केनाल किरणें क्या है, चलिए इसके आंसर की ओर चलते हैं। उससे पहले मैं आप लोग को बता दूं, यहाँ प्रश्न संख्या देखिए निर्देश में आप पढ़िए कि प्रश्न संख्या 1 से 7 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 को हमने हल कर लिया, यानी कि उसके आंसर को देख लिया। अब क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर की ओर चलते हैं, उसके बाद अगले सेक्शन में जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है उत्तर एनोड से उत्पन्न होने वाली धन आवेशित किरणें केनाल किरणें कहलाती है। इन किरणों की खोज सन 1886 में गोल्ड स्टीन ने की थी। किसने की थी? गोल्ड स्टीन ने। अब हम लोग सेक्शन बी की ओर आ गए हैं। तो सेक्शन बी में 3 नंबर का प्रश्न है, 5 प्रश्न है, जिनमें से 5 प्रश्न है उनमें से 8 से 14 तक तो लघु प्रश्न में 5 प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 50 शब्दों में दीजिए। 50 शब्दों में देने बोल रहा है, 5 प्रश्न का आंसर देने बोल रहा है, ठीक ना। 8 से 14 इसमें 6 प्रश्न है, 5 का आंसर देने बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 गतिज ऊर्जा को परिभाषित कीजिए तथा उन कारकों का उल्लेख कीजिए जिन पर किसी पिंड की गति ऊर्जा निर्भर करती है। तो क्वेश्चन नंबर 8 के आंसर की ओर चलते हैं। तो इसका जो उत्तर है क्वेश्चन नंबर 8 का जो उत्तर है वो है किसी वस्तु की गति के कारण उसमें उपस्थित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। पहला वस्तु की गति और दूसरा वस्तु का द्रव्यमान। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आगे हम लोग अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग को परिभाषित करें। तो चलिए इसके आंसर की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के आंसर की ओर आगे हैं। अनुदैर्ध्य तरंग जब किसी माध्यम में आंतरिक तरंगें संचरित होती है तो माध्यम की कण तरंग के चलने की दिशा के समांतर कंपन करते हैं, तब इस प्रकार की तरंगे को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। अब आ गए हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। मोल में बदलें। पहला है 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस। तो मोल किसको कहते हैं? मोल को किस अक्षर द्वारा दिखाते हैं? तो एन अक्षर द्वारा, ठीक ना। मोल को एन अक्षर द्वारा।
और छोटा एम दिया गया द्रव्यमान कौन है यहाँ 12 ग्राम, ठीक ना। और बड़ा एम किसको बोलते हैं, मोलर द्रव्यमान। जैसे यहाँ ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान कितना होता है 16, ठीक ना। तो इसका जो सूत्र है मोल में बदलें, उसका सूत्र है n बराबर छोटा एम बटे बड़ा एम, ठीक, ये उसका सूत्र है। तो यहाँ मोल में बदलने बोल रहा है तो मोल इसको निकालना है, n को निकालना है, ठीक ना। तो यहाँ छोटा एम दिया कितना 12 ग्राम, तो यहाँ लिखेंगे 12 बटे ऑक्सीजन गैस दिया, ठीक ना। ऑक्सीजन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है कितना होता है 16, और गैस दिया यानी कि O2 लिखते हैं, तो यहाँ नीचे 2 है, गुना 2 होगा, 16 गुना 2 यानी कि 32 ग्राम दिया गया द्रव्यमान निकलेगा, यानी कि मोलर द्रव्यमान 32 ग्राम, ठीक ना। तो यहाँ बट्टे 32, इस प्रकार जब इसको काटेंगे तो ये कटेगा 3 के पहाड़ा से, 3 के पहाड़ा से भी, 3 के पहाड़ा से नीचे वाला नहीं कटेगा, 4 के पहाड़ा से काटते हैं, 4 तिया 12, 4 अट्ठी 32, 3/8 आता है, 3/8 है। जब इसका मान निकालेंगे तो भागा देते हैं 8 से 3 को, 0.0 बैठाया, 8 तिया 24, इस प्रकार यहाँ 6 बचा, 0 8 से 56, 4 बचा 0, 8 पंचे 40, यानी कि 0.375 मोल जो होगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक ना। अगला क्वेश्चन 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। तो सबसे पहले यहाँ n निकालने बोल रहा है, यानी कि मोल। तो n का सूत्र क्या था, छोटा m बटे बड़ा m। तो यहाँ छोटा m कितना दिया है, यानी कि दिया गया द्रव्यमान कितना है 22 ग्राम, और मोलर द्रव्यमान कितना, परमाणु द्रव्यमान कितना होगा कार्बन डाइऑक्साइड का। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो परमाणु द्रव्यमान होगा वो 44 ग्राम होगा। क्यों, कार्बन डाइऑक्साइड को हम कैसे लिखते हैं CO2, तो C का कितना होता है परमाणु द्रव्यमान 12, और O2 का भी तुरंत हमने निकाला कितना 32, अभी तुरंत 32 निकाले थे O2 का। तो 12 + 32 जब हम जोड़ेंगे ये सब दोनों को, 12 और 32 तो कितना होगा 4, 1 मिनट, 4 होगा, 2 और 2 4 और 3 1 4, यानी कि 44 ग्राम आ रहा है, 44 ग्राम, ठीक ना। 44 ग्राम क्या आ रहा है CO2, तो यहाँ होगा 22/44, ठीक। 22 से कम 22, 22 दूनी 44, ये कट गया, यानी कि 1/2 आया, कितना 1/2। अब इसको जब हम भागा देंगे तो कितना आएगा 0.5 मोल, 0.5 मोल, ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, 10 मोल जल का द्रव्यमान ज्ञात करें। 10 मोल जल का द्रव्यमान ज्ञात करें। द्रव्यमान बोला है, यानी कि छोटा एम ज्ञात करने बोल रहा है, ठीक ना, छोटा एम। तो छोटा एम बराबर क्या होगा n गुना बड़ा एम, n गुना बड़ा एम, ये सूत्र हो गया। ये सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक ना। जितने भी सूत्र हम बताएं सब याद रखिएगा। तो यहाँ m कितना, m निकालने बोल रहा है, यानी कि द्रव्यमान, बड़ा m यहाँ दिया है, बड़ा m यहाँ दिया है, जैसे बोल रहा है n, तो n यानी कि मोल, तो यहाँ देखिए 10 मोल दिया है, तो यहाँ हम 10 लिख देते हैं, गुने बड़ा m यहाँ दिया है जल का द्रव्यमान। तो जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है H2O। तो H2O को जब हम हल करेंगे, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, यहाँ नीचे 2 है इसलिए 1 गुना 2, प्लस ऑक्सीजन का 16, इस प्रकार 2 + 1, 1 गुना 2 2 होगा, प्लस 16, यानी कि 18 निकला, 18 ग्राम निकल गया बड़ा एम, ठीक ना, 18 ग्राम बड़ा एम निकल गया, यहाँ हो गया 18। जब ये गुना होगा तो 10 गुना 18 कितना हो जाएगा 180 ग्राम, 180 ग्राम जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, उदाहरण के साथ परिभाषित करें। तो चलिए, संयोजकता और समभारिक को, संयोजकता किसी भी परमाणु की इलेक्ट्रॉन ग्रहण या त्याग करने की क्षमता को संयोजकता कहलाती है। जैसे हाइड्रोजन के बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। समभारिक अलग अलग तत्वों के वे परमाणु जिनके परमाणु द्रव्यमान तो समान होते हैं लेकिन उनकी परमाणु संख्या अलग अलग होते हैं, ऐसे परमाणुओं को समभारिक कहते हैं। उदाहरण
ये हो गया संभारिक वाले आंसर, संभारिक टॉपिक का आंसर यहाँ से इतना तक, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और ये हो गया संयोजकता का आंसर। ठीक, अब हम क्वेश्चन 13 की ओर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 13, टीकाकरण क्यों आवश्यक है? टीकाकरण क्यों आवश्यक है, चलते हैं इसके आंसर की ओर। उससे पहले मैं बता दूं, यहाँ देखिए निर्देश में क्या दिया था। क्वेश्चन नंबर 8 से 14 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, इनमें किन्हीं 5 का उत्तर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 को अभी हम हल करेंगे, यानी कि इसके आंसर की ओर चलेंगे। यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 को हम हल नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ 5 क्वेश्चन का आंसर देने ही बोल रहा है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के आंसर की ओर चलते हैं। चलिए, टीकाकरण क्यों आवश्यक है, इस प्रश्न का आंसर है हमारे शरीर में किसी बीमारी के प्रति लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए जो दवा दी जाती है उसे ही टीका या वैक्सीन कहते हैं। वैक्सीन को किसी भी रूप में हमारे शरीर में भेजा जाता है। हो सकता है कि यह दवा आपको पिलाई जाए या इंजेक्शन के माध्यम से इसे आपके शरीर में डाली जाए। इस प्रकार हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए टीकाकरण आवश्यक है। तो सेक्शन सी की ओर अब आ गए हैं हम। तो इसमें किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देना है, 3 प्रश्न का उत्तर देना है। तो पहला है आंतरिक ऊर्जा क्या है, इसके 2 प्रकार क्या है। ठीक, तो 15 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर पर सेकंड के एकसमान वेग से गति से चले तो वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो चलिए गतिज ऊर्जा निकालते हैं। गतिज ऊर्जा को किस अक्षर द्वारा दिखाते हैं, ई की, यानी कि काइनेटिक एनर्जी। इसका सूत्र क्या है, 1/2 mv²। हम पहले सेट में भी आप लोग को बताए थे। ठीक, तो यहाँ 1/2 m, यहाँ कितना दिया है 15 केजी, देखिए यहाँ 15 केजी दिया है, गुने 15, भी कितना दिया है 4, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा, यानी कि 4 का स्क्वायर निकालेंगे तो 16 होगा। तो यहाँ हम 16 बिठा देते हैं। ठीक ना, 16। इस प्रकार 2 से 16 को काटेंगे 8 बार में, और 15 गुना 8 होगा कितना होगा 120। तो इस प्रकार 120 जूल जो होगा इसका सही आंसर होगा। ठीक ना, 15 नंबर का जो बिल्कुल सही आंसर होगा 120 जूल। उसके बाद आंतरिक ऊर्जा क्या है, इसके आंसर की ओर हम चलते हैं। आंतरिक ऊर्जा का उत्तर है कार्य करने के लिए किसी वस्तु में उपस्थित गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा के योग को आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। इसके 2 प्रकार है, पहला है गतिज ऊर्जा, दूसरा स्थितिज ऊर्जा। अच्छी तरीके से आप लोग देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। ठीक ना, अब क्वेश्चन नंबर 16 की ओर आ गए हैं। सामान्य मनुष्य के कानों के लिए श्रव्यता प्राप्त क्या है, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति 100 हर्ट्ज है, यह कितनी बार कंपन करेगी। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ सेक्शन सी में किन्हीं 3 का उत्तर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 15 के उत्तर को हमने दे दिया। ठीक, आगे क्वेश्चन है 18, क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 19। तो हम ऐसा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17 को हम हल नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम क्वेश्चन नंबर 18 और 19 को हल करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 के आंसर की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 के आंसर की ओर हम आ गए हैं। तो इसका उत्तर है मृदा का निर्माण निम्नलिखित प्रकार से होता है। पहला है सूर्य पत्थरों को गर्म करता है जिससे वे प्रसारित हो जाते हैं। रात के समय पत्थर सिकुड़ जाते हैं, इससे उसमें दरार पड़ जाती है और वह टूट जाता है। जल सूर्य के ताप से बनी दरार में पानी भर जाता है, अधिक जल जम जाता है तो वह दरार को चौड़ा कर देता है। बहता हुआ व जमा हुआ पानी पत्थर को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ देता है। इसके अलावा तेज गति से बहता पानी पत्थर के टुकड़ों को बहा ले जाता है, जिससे आपस में टकराकर टूटकर छोटे हो जाते हैं। इस प्रकार मिट्टी अपने मूल पत्थर के स्थान से काफी दूर पाई जाती है। तीसरा, हवा से पत्थर के टुकड़े आपस में टकराकर और भी छोटे टुकड़े में बट जाते हैं। चौथा, जीव मिट्टी के बनने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। लाइकन पत्थरों की सतह पर उगते हैं जो पत्थर को चूर्ण के रूप में परिवर्तित कर देते हैं और मिट्टी के परत का निर्माण करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 की ओर आ गए हैं। संक्रमण के कारण एवं उससे बचाव के उपाय को लिखें। तो इसके बचाव के उपाय की ओर आंसर की ओर चलेंगे।
क्वेश्चन नंबर 19 के आंसर की ओर आ गए हैं। तो इसका उत्तर है संक्रमण के निम्नलिखित कारण है। पहला क्या है, वायु द्वारा छींकना व खांसने से रोगाणु वायु में आ जाते हैं तथा स्वास्थ्य व्यक्ति में चले जाते हैं। जल द्वारा प्रदूषित व संक्रमित पानी पीने से रोगाणु हमारे शरीर में चले जाते हैं। तीसरा, लैंगिक संपर्क, जैसे कुछ बीमारी जैसे एड्स संक्रमित व्यक्ति के साथ लैंगिक संपर्क करने पर फैलती है। और कुछ जीव जंतु जैसे मादा एनाफ्लीज मच्छर भी रोगवाहक का काम करते हैं। तो मादा एनाफ्लीज बचाव के उपाय क्या है? बचाव के उपाय, पहला है संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में नहीं आना चाहिए। क्या है पहला? संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में नहीं आना चाहिए। दूसरा, संक्रमण से बचने के लिए उचित टीका लेना चाहिए, टीका आने की वैक्सीन लेना चाहिए, जैसे अभी कोरोना वैक्सीन दिया जा रहा है सभी लोगों को और बच्चों को भी। तीसरा पॉइंट है संक्रमित व्यक्ति द्वारा प्रयोग की गई चीजों को प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। ये क्या है? बचाव के नियम है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक ना। ये बचाव के नियम है। अगर आपने साइंस के सेट 1 की वीडियो को नहीं देखी तो इन स्क्रीन में देखने को मिलेगी, ठीक ना। यहाँ या फिर यहाँ साइंस की वीडियो आप लोग को यहाँ या फिर यहाँ देखने को मिलेगी। आप लोग टच कीजिएगा और देख लीजिएगा। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ एक कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।